पहले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का शुरुआत कर चुके थे और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के टर्म में रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, खास करके जब मोलर कोएफिशिएंट 1 हो, इसको डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले क्लास के अंत में कि ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इस तरह का रिएक्शन है, 1 मोल H2 1 मोल Cl2 2 मोल HCl बनाता है, तो जितने देर में इसका 1 मोल खर्च होता है उतने देर में इसका 2 मोल बनता है। इसलिए ऐसा लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग वैल्यू होगा अगर हम इसको H2 या Cl2 के डिसअपीयरेंस के टर्म में कहेंगे और अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HCl के टर्म में कहेंगे, लेकिन यह सही नहीं है। बट इट इज नॉट ट्रू। अब ये क्यों नहीं सच है, इसको समझने के लिए पहले आइए कि किसी भी इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग रेट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल रेट का यूनिक वैल्यू होगा। फॉर एनी इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस, किसी भी एक दूसरे पर आश्रित प्रोसेस के लिए the various components may have different rates, but the overall rate of process has unique value which is equal to the rate of the component having least rate। ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि अलग अलग कंपोनेंट का रेट अलग अलग है, तो रेट का एक्सप्रेशन अलग अलग होगा, लेकिन यह सच नहीं है। किसी भी इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए रेट का मान यूनिक होगा। अब केमिकल रिएक्शंस भी क्या है? इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस। पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाइपलाइन लें, जिसका एंड बी पर वाटर के फ्लो का रेट अलग है और एंड बी पर मान लो 10 लीटर पर मिनट है, ए पर 5 लीटर पर मिनट। अब इसको अगर इस पाइप को हमको यूज़ करना है फॉर वाटरिंग, सिंचाई के लिए, पानी लेने के लिए, तो किस एंड से लगाएं तो रेट मतलब प्रॉफिट में रहेंगे हम लोग? ऐसा लगता है कि 20 लीटर पर मिनट से के एंड से मतलब एंड बी से लगाएंगे तो फायदा होगा, लेकिन ए पर तो आउटपुट 5 लीटर पर मिनट ही होगा, और अगर एंड ए से लगाते हैं तो जब इनपुट 5 लीटर होगा तो आउटपुट भी 5 लीटर ही होगा। यही बात
आपको भी समझना चाहिए, पढ़ाई में भी लागू होता है। पढ़ाई भी इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। कोई पढ़ा तभी सकता है जब कोई पढ़ने के लिए तैयार हो, और तब उसमें स्पीड कौन सा लागू होगा? जिसका रेट कम होगा। अब आइए, अगर हम इसके बीच में कोई गांठ लगा दें, ब्लॉकेज हो सी पर, जिसके बाद केवल 1 लीटर वाटर ही फ्लो करता हो, तो अब किसी भी एंड से लगाएंगे 1 लीटर ही आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ देखिए, एक जगह 10 लीटर पर मिनट का कैपेसिटी है, एक जगह 5 लीटर पर मिनट का, और एक जगह 1 लीटर पर मिनट का। तो जो इस पाइपलाइन का आउटपुट होगा वो 1 लीटर पर मिनट, मतलब लिस्ट वैल्यू के बराबर। जो केमिकल रिएक्शंस है वो भी इंटरडिपेंडेंट होता है। रिएक्टेंट्स तब तक खर्च नहीं होगा जब तक प्रोडक्ट्स बनेगा नहीं, प्रोडक्ट्स तब तक नहीं बनेगा जब तक रिएक्टेंट्स खर्च नहीं होगा। या ध्यान रखिए इसको। The chemical reactions are interdependent reactants may disappear, reactants खत्म हो सकता है if and only if products appear and vice versa। प्रोडक्ट तभी बन सकता है जब रिएक्टेंट खर्च होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन हैज a unique value, जैसे भी पाइपलाइन में हम देखे थे, यूनिक वैल्यू which is equal to the rate of the component having least rate। जैसे भी हम लोग देखे थे पाइपलाइन A-C-B में कि ओवरऑल कौन सा रेट लागू होगा, जो न्यूनतम है। उसी तरह से केमिकल रिएक्शंस भी इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। रिएक्टेंट्स तभी खर्च हो सकता है जब प्रोडक्ट बने, या प्रोडक्ट्स तभी बन सकता है जब रिएक्टेंट्स खर्च हो। इसलिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए भी यूनिक वैल्यू होगा, केवल एक और अद्वितीय मान होगा। वह उस कंपोनेंट के रेट के बराबर होगा जिसका रेट सबसे कम है। अब इस यूनिक वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? To get the unique value for the rate of a chemical reaction, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट के लिए यूनिक वैल्यू का मान प्राप्त करने के लिए the rate of disappearance of a reactant or the rate of appearance of a product
is multiplied by reciprocal of its respective मोलर कॉफिशिएंट, रिस्पेक्टिव मोलर कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात जो मोलर कॉफिशिएंट है उससे भाग देते हैं। अब आइए जहाँ से हम लोग कन्फ्यूज़न में थे H2 और Cl2 के लिए रेट को व्यक्त करने में, उसके लिए अब क्या लिख सकते हैं? जैसे H2 प्लस Cl2 2HCl, यहाँ मोलर कॉफिशिएंट 2, यहाँ 1, यहाँ 1, तो रेट बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा T बराबर प्लस 1/2 डेल्टा HCl बाई डेल्टा T। जैसे N2 प्लस 3H2, यहाँ देखिए 1 मोल जितना देर में खर्च होता है नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन का। 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, तो रेट बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T बराबर हो जाएगा माइनस 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T बराबर प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। जो कॉफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिए। जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन M1A प्लस M2B से N1C प्लस N2D। M1A प्लस M2B N1C प्लस N2D। यहाँ M1 मोल, यहाँ M2 मोल, यहाँ N1 मोल, यहाँ N2 मोल। क्या हो जाएगा? रेट बराबर माइनस 1/M1 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T बराबर माइनस 1/M2 डेल्टा B बाई डेल्टा T बराबर प्लस 1/N1 डेल्टा C बाई डेल्टा T बराबर प्लस 1/N2 डेल्टा D बाई डेल्टा T। अब बात समझ में आ गई कि जो मोलर कॉफिशिएंट है उससे भाग देना कहिए या उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए ओवरऑल यूनिक वैल्यू होता है। अलग अलग कंपोनेंट के लिए रेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल रेट का यूनिक मान होगा और इसी यूनिक मान को प्राप्त करने के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस को उसके मोलर कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आइए कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे व्यक्त करें। तो पहले आइए हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल चेंज बाय टाइम। मान लें डेल्टा एक्स चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट के लिए,
और डेल्टा टी टाइम इंटरवल या टाइम इलैप्स्ड। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम लोग कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए अगर ए प्लस बी से सी प्लस डी है तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ठीक है। यही अगर एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा कि m1a प्लस m2b n1c प्लस n2d, तो जो कॉफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी तक जो हम लोग रेट को डिफाइन कर रहे थे वो वास्तव में एवरेज रेट ही था। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लें। मान लो मीथेन का रिएक्शन ब्रोमीन से ब्रोमो मीथेन प्लस HBr, तो एवरेज रेट बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा CH4 बाई डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा Br2 बाई डेल्टा टी डेल्टा CH3Br बाई डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा HBr बाई डेल्टा टी। ठीक है। अब जैसे हम लोग N2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2 2NH3, तो एवरेज रेट बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी माइनस 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी बराबर प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। अब आइए कि एवरेज रेट का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज रेट बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिखे हम लोग, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ये क्या है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, तो मोल पर लीटर बाय टाइम। टाइम इंटरवल जिस यूनिट में दिया रहेगा, मिनट में, सेकंड में, आवर में, अगर चेंज इन प्रेशर दिया हुआ रहे फॉर गैसेज, इफ फॉर क्या करें, यूनिट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इफ चेंज इन प्रेशर फॉर गैस इज गिवन। डेल्टा पी मान लें चेंज इन प्रेशर, डेल्टा टी टाइम इंटरवल, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एटमॉस्फेरिक पर यूनिट टाइम। अगर डाटा चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस के टर्म में है।
अब ये एवरेज रेट क्या हर हमेशा सिग्निफिकेंट है? क्या एवरेज रेट सभी प्रकार के प्रोसेस के लिए सिग्निफिकेंट है या केवल यूनिफॉर्म प्रोसेस के लिए? आइए हम लोग देखें। एवरेज रेट is real rate if the process has यूनिफॉर्म रेट। यहाँ हम रेट के लिए बात करें, लेकिन कहीं भी एवरेज तभी रियल होता है जब सभी वैल्यूज यूनिफॉर्म हो। किसी को 50, 50, 50, 50 सभी विषयों में आया तो एवरेज भी 50 होगा। लेकिन अगर अलग अलग नंबर आया तो एवरेज उसके बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो एक बस 50 किलोमीटर पहले घंटे में चलती है, उसके बाद के घंटे में 70 किलोमीटर, उसके बाद के में 60 किलोमीटर। एवरेज कितना हो जाएगा? 180/3, 60 किलोमीटर पर आवर। ये केवल तीसरे आवर के लिए सही है, तीसरे आवर के लिए सही है। अगर हम लोग देखें कि एक बस पहले 60 किलोमीटर फिर 80 किलोमीटर की दूरी तय की तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा? एवरेज रेट 70 किलोमीटर पर आवर, जो कि कभी भी रियल रेट नहीं हो सकता है। तो एवरेज रेट इज रियल रेट इफ प्रोसेस हैज यूनिफॉर्म रेट, नो एक्सीलरेशन, नो रिटार्डेशन। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस एवरेज रेट, जैसे भी हम लोग देखे थे कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए सच है, एवरेज रेट may be or may not be the real rate for any moment. Hence, average rate is insignificant to express the rate of non-uniform process. क्या कह रहे हैं कि एवरेज रेट तभी तक रियल रेट है जब तक प्रोसेस यूनिफॉर्म है। जैसे यूनिफॉर्म पॉलिसी स्विट्जरलैंड के लिए लागू हो सकता है, पॉपुलेशन कम है, पूरे भूभाग का ज्योग्राफिकल कंडीशन एक जैसा है, लेकिन यह इंडिया जैसे बड़े कंट्री के लिए लागू नहीं हो सकता है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के जलवायु हैं, मिट्टी का प्रकार है, खनिजों का अलग अलग भंडार है, लोगों का नेचर अलग अलग है। तो इसलिए पूरे देश को डेवलपमेंट के नज़रिए से देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था इसलिए आया
कि एक पंचायत में लगभग एक जैसी स्थिति होगी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एवरेज रेट इज इनसिग्निफिकेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होता है? द रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन is non-uniform. Not all, the rate of most of the chemical reactions, अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं के reactions is not uniform, यह एक जैसा नहीं होता है। समय के साथ साथ रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन घटने से रेट ऑफ रिएक्शन घटता जाता है, नॉट यूनिफॉर्म, एंड हेंस एवरेज रेट इज insignificant to express the rate of chemical reactions, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के रेट को व्यक्त करने के लिए एवरेज रेट सिग्निफिकेंट नहीं है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? इतने छोटे समय इंटरवल पर लें जिससे कि नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस को भी यूनिफॉर्म कंसिडर किया जा सके। Hence, we consider the rate of reaction in terms of change in मोलर कंसंट्रेशन या गैस के लिए प्रेशर भी with respect to a very small time interval, बहुत ही छोटे समय के डिफरेंस पर, and it is called, मतलब इतना छोटा टाइम इंटरवल, so that rate of reaction may be considered to be uniform। इतने छोटे समय काल के लिए क्या करें? अधिकांश केमिकल रिएक्शन का रेट यूनिफॉर्म नहीं होता है, और नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस के लिए एवरेज रेट का कोई खास महत्व नहीं होता है। तो केमिकल रिएक्शंस भी चूंकि नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसलिए एवरेज रेट का कोई खास महत्व नहीं होता है। इसलिए हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंसिडर करेंगे in terms of change in molar concentration with respect to very small time interval, so that rate of reaction may be considered to be uniform, may be considered to be uniform। Very small time interval, so that the rate of reaction may be considered to be uniform। To be uniform, and it is called instantaneous rate of reaction। instantaneous
रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों में क्या अंतर हो गया? एवरेज रेट बड़े टाइम इंटरवल पर और बहुत ही छोटा जिसमें कि रेट को यूनिफॉर्म माना जा सके, तो कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मान लें डेल्टा एक्स चेंज इन कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन लिए हैं हम लोग। डेल्टा टी टाइम इंटरवल या टाइम इलैप्स्ड टाइम इंटरवल। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम लोग कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम लोग लें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बराबर हो जाएगा स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन बाई स्मॉल टाइम इंटरवल। तब इसको कहेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब हुआ कि अगर 6 बजे से लेकर के हम लोग 12 बजे तक टेम्परेचर को कांस्टेंट माने तो ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन 6 बजे से 6:02 तक में अगर हम कंपेयर करें तो मान सकते हैं कि कांस्टेंट है। तो उसी तरह से बड़े टाइम इंटरवल पर रेट ऑफ रिएक्शन को कांस्टेंट मानना उचित नहीं होगा, लेकिन एक बहुत ही छोटे समय इंटरवल पर अगर लेते हैं तो उतना देर के लिए, मतलब उतना छोटा समय जितना के लिए कि रेट को यूनिफॉर्म मान सकें, उसके टर्म में जब हम लोग परिवर्तन को लिखेंगे, परिवर्तन के दर को लिखेंगे, तो उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट बराबर क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट बराबर है dx बाई डी टी। डी एक्स क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर बाई टाइम। टाइम का छोटा यूनिट सेकेंड हम लोग ले सकते हैं, हालांकि रिएक्शन अगर स्लो है तो उसमें मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। इसको हम लोग कह सकते हैं मोल पर लीटर पर टाइम, जहाँ dt क्या है? बहुत ही छोटा समय काल जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। इफ चेंज इन प्रेशर इज गिवन, चेंज इन प्रेशर इज गिवन, तो क्या हो जाए? dp बाई डी टी, एटमॉस्फेरिक बाई सेकेंड, एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड या एटमॉस्फेरिक पर यूनिट टाइम। दोनों में फर्क क्या है? इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, पूरे साल भर की बारिश का औसत एवरेज, लेकिन किसी एक दिन की हुई बारिश इंस्टेंटेनियस। बाबू ऑन एन एवरेज पर डे कितना देर पढ़ते हो? एवरेज। बाबू आज कितना देर पढ़े? इंस्टेंटेनियस। कोई भी परिवर्तन को अगर बहुत ही छोटे अंतराल पर कंसिडर करें, जिस समय परिस्थितियां लगभग यूनिफॉर्म मानी जा सके, तब उसको कहेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट। अभी तक हम लोग जितने भी
एक्सप्रेशन देखें, चाहे जनरल टर्म में रेट कहे या एवरेज रेट कहे, ये इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में कहा गया है। लेकिन ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शन का रेट उन सबों के या उनमें से कहे कि अधिकतर पर निर्भर करता है। तो अगर सभी रिएक्टेंट्स को एक साथ लेकर के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बनाएं तो इसको हम लोग कहेंगे रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन।